राधे राधे प्रिय दर्शकों। 65 वर्षीय महिपाल जी सुबह सुबह दूध लेकर वापिस आए। किचन में अपनी पत्नी को दूध देते हुए कहते हैं कि बाहर बहुत ठंड है। महिपाल जी की पत्नी ने देखा कि ना तो महिपाल जी ने साल ओढ़ कर रखा है और ना ही कोई ठंड से बचने के लिए टोपी पहना है। उन्होंने बोला, सुबह ठंडी हवा चल रही है, जनवरी की ठंडी। आपने अपनी साल ओढ़कर क्यों बाहर नहीं गए और कान में कुछ बांध के क्यों नहीं रखा? महिपाल जी कहते हैं, अरे मेरी साल तो 8 साल पुरानी है, वह बाहर उड़ के जाने लायक नहीं है। वैसे भी उसमें ठंडी हवा कहाँ रुकती है, वह पूरा पतली हो गई है, जगह-जगह से उसमें छेद हो गए हैं। लोगों के सामने इस तरह से फटी शॉल ओढ़कर जाने में शर्म आती है। और कान में पहनने के लिए मेरे पास कोई टोपा भी नहीं है। अच्छा लाओ दो, मेरी वही फटी पुरानी शॉल कहाँ है? मैं उसे घर के अंदर ही अपने कानों से लपेट लेता हूँ। घर के अंदर थोड़ी-सी तो ठंड को रोकेगी। महिपाल जी की पत्नी हाथ में चाय देते हुए बोलती है कि लो पकड़ो चाय पियो, मैं आपकी शॉल ढूंढ कर लाती हूँ। और आज माधव से कह देती हूँ कि जब ऑफिस से वापिस लौटे तो आपके लिए एक शॉल और एक ठंड से बचने के लिए टोपा लेकर आए। महिपाल जी की पत्नी अपने बेटे के लिए टिफिन बनाती हैं और साथ में बहू के लिए। बेटा और बहू दोनों ही नौकरी करते थे। घर का सारा काम महिपाल जी और उनकी पत्नी किया करती थी। सुबह 9 बजे उनका बेटा जाता था और 9:30 बजे उनकी बहू। इसीलिए वह दोनों के लिए साथ में टिफिन बना दिया करती थी। वह अपने बेटे को टिफिन देते हुए कहती है, माधव, तेरे पिता तो तुझसे नहीं कहेंगे, लेकिन जब उन्हें सुबह-सुबह दूध लेने बाहर जाना होता है, तो वह खुले कान और बिना शॉल के बाहर जाते हैं। बेटा किसी दिन उन्हें ठंडी लग गई, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तेरे पापा को इस उम्र में ठंडी में बाहर जाता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लगता। तू कोई सस्ती सी ही एक शॉल उन्हें लाकर दे दे और उन्हें एक टोपा। माधव कहता है कि ठीक है माँ, मैं जब वापिस आऊंगा ऑफिस से तो पापा के लिए शॉल और टोपा लेकर आऊंगा। लेकिन जब वह तैयार होकर अपने कमरे में जाता है, उसकी पत्नी मधु उससे बात करके कहती है, अरे मैंने सुना मम्मी जी क्या बोल रही हैं, शॉल और टोपा चाहिए ना बाबूजी को, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो शॉल भी है और टोपा भी पड़ा है, मैं आज ही उन्हें निकाल कर दे देती हूँ। लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, आके मैं निकाल दूंगी, तो कल सुबह के लिए उनको हो जाएगा। माधव ने सोचा कि घर में कोई अच्छी शॉल और टोपा होगा तो कोई बात नहीं। उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि ठीक है, यदि घर में है तो पापा को दे दो, वरना मैं आते समय लेकर ही आऊंगा। तो उनकी पत्नी मधु ने बोला, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है आते समय पैसा खर्च करने की, मैं घर में रखा हुआ दे दूंगी। वह बोल रही थी, उसकी आवाज सास और ससुर दोनों सुन लेते हैं। जब वह ऑफिस से जल्दी आ जाती है, तो वह अपने ससुर को अपने कमरे में से एक शॉल निकाल कर देती है और टोपा को फेंकते हुए बोलती है, लो बाबूजी, यह शॉल और टोपा ले लो। टोपा महिपाल जी झुककर उठा लेते हैं और शॉल को महिपाल जी की पत्नी पकड़ लेती है। उनके फेंकने पर जब वह शॉल को खोलकर देखती है, तो ऐसा लग रहा था कि इस शॉल को इस्त्री करते समय जला दिया है। पूरा स्त्री के साइज का जला हुआ था। तो महिपाल जी की पत्नी अपनी बहू को शॉल दिखाते हुए कहती है, बहू, यह शॉल तो जला हुआ है, तेरे बाबूजी इसे कैसे ओढ़ेंगे? मधु ऊंची आवाज में कहती है, माँ जी, वह नया शॉल है, आपको दिख नहीं रहा? थोड़ा इस्त्री करने के समय जल गया, तो क्या आपको उसी जले में ही सर घुसाना है? लपेटना तो है, किसी तरह से ठंड में लपेट लेना। और साथ में यह टोपा भी तो है। यह तो मैं रखी थी कि किसी सफाई वाले या किसी गरीब को दे दूंगी। वो तो मैंने आपको दे दिया, वरना किसी गरीब को देती तो वह लाखों दुआएं देता। बहू के इस तरह से बातों को सुनकर ना तो कुछ महिपाल जी बोले और ना ही उनकी पत्नी। वह दोनों उस शाल और टोपे को लाकर रख दिए।
लेकिन दूसरे दिन जब महिपाल जी दूध लेने गए सुबह-सुबह तो वह उस शॉल को ओढ़कर नहीं गए, क्योंकि वह शॉल इतना सा ज़्यादा जला हुआ था कि रास्ते में यदि कोई उनके दोस्त भी मिल जाते, तो बिना पूछे नहीं रहते। कोई भी व्यक्ति उस जले हुए शॉल को देखता तो पूछ ही देता। इसीलिए वह शर्म के मारे उसे ओढ़कर नहीं गए। इस तरह रोज-रोज ठंड में सुबह दूध लेने जाना, ना तो अच्छे से पैर में जूता और ना मोजा था, ना शरीर में ढंग से गर्म कपड़े और ना शॉल। बहू ने जो टोपा दिया था, वह इतना छोटा था कि महिपाल जी के कानों को ढक ही नहीं पाता था। सिर में ही टंगा रहता, तो आखिर कान से ठंडी हवा जा ही रही थी। फिर भी वह किसी तरह से उस टोपा को खींच-खींच कर अपने कानों तक ला रहे थे। साइज़ छोटा होने की वजह से बार-बार यह ऊपर ही चला जाता। महिपाल जी ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, रोज सुबह वो दूध लेने जाते ही रहे। लेकिन वह अपने बेटे और बहू की इज्जत बचाने के लिए ना तो अपनी 8 साल पुरानी शॉल ओढ़कर गए और ना ही बहू के द्वारा दी हुई जली शॉल। उन्हें ठंडी लग गई, सर्दी और बुखार ने पकड़ लिया। उसी दिन रात को बेटा आया तो उसने बोला, पापा, मेरे एक दोस्त के यहाँ उसके बेटे का जन्मदिन है। उसने पहले तो सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, उसके बाद से केक कटेगा और उसके पिताजी ने आप लोगों को भी बुलाया है। इसीलिए हम उनके यहाँ सब परिवार आमंत्रित हैं। तो महिपाल जी ने कहा, बेटा, तुम बहू के साथ चले जाओ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा, तुम और बहू चले जाओ, साथ में अपनी माँ को भी ले लो। तो माधव ने बोला, नहीं पापा, आपको आना ही होगा। उन्होंने पर्सनली आपको बुलाया है, सत्यनारायण भगवान की पूजा और भजन कीर्तन है। उन्होंने बोला है कि आप कीर्तन बहुत अच्छा कर लेते हो, इसीलिए आप नहीं गए तो वह सवाल उठाएंगे। तभी महिपाल जी की पत्नी ने इतना ही बोला कि बेटा, तुम्हारे पिताजी को ठंडी लग गई है। वह जो साल इतना ही बोली थी कि बहू ने तुरंत बोल दिया, माँ जी, मैंने कल नया साल निकाल कर दिया और उसमें एक टोपा भी मुझे दिख गया था, तो साथ में टोपा भी दे दिया। तो माधव ने बोला, पापा, वही शाल और टोपा ओढ़ लो, आपको सर्दी नहीं लगेगी। और फिर हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी का पूरा कांच बंद रहेगा, हवा बाहर की नहीं आएगी। बेटे के इतना जोर देने पर महिपाल जी तैयार हो गए। लेकिन अब वो वही बात थी कि उस साल को वह बाहर ओढ़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें ठंड भी लग चुकी थी। उनके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसी टोपा को पहन लिया और उसी शॉल को जला हुआ छुपाकर किसी तरह से अपने ऊपर लपेट लिया। लेकिन जब महिपाल जी माधव के दोस्त के घर में पूजा में बैठे हुए थे, तो वह ठंड में शॉल को खींचते-खींचते भूल गए कि शॉल पीछे से बहुत ज़्यादा जला हुआ है। इसीलिए उनका शॉल पीछे ही जला हुआ दिख रहा था। आगे भजन कीर्तन में बैठे हुए महिपाल जी को पीछे उनका बेटा देख रहा था। बेटे के साथ-साथ कई दोस्त भी थे। बार-बार फटी हुई शॉल में उनके दोस्त और लोगों की नजर जा रही थी। वहां पर माधव शर्म से झुका जा रहा था कि पूरा स्त्री के साइज का जला हुआ साल है। उसे याद आया कि पिछले साल यह साल तो मेरी पत्नी मधु ने अपनी माँ को दिया था। जब मेरी सासू माँ यहीं आई थी तो इस्त्री कर रही थी, ये साल जल गया था, इसीलिए वह छोड़कर चली गई और फिर इसी साल को मधु ने मेरे पापा को दे दिया। और जब आज माँ इसी साल के बारे में यही तो बताना चाहती थी शायद, इसीलिए मधु ने बीच में बोल दिया और आज भरे समाज में इस साल की वजह से मुझे कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है। आखिर मैं गरीब होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे पास रहने को बड़ा घर है, कार है, पति पत्नी दोनों हम लोग नौकरी करते हैं, समाज में हमारा अमीरों में नाम आता है। मेरे पापा को भी अच्छे-अच्छे घरों में भजन कीर्तन के लिए शुरू से ही बुलाया जाता था। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है और बड़े मान सम्मान के साथ मेरे पापा को बुलाते थे। मेरे पापा बड़े गर्व के साथ जाते थे। आज शायद मेरे पापा इसीलिए आने से मना कर रहे थे और शायद उन्हें कीर्तन भजन करते करते यह याद ना रहा होगा कि यह साल फटी है।
वह किसी तरह शर्मिंदगी के साथ अपने दोस्त के घर में बैठा रहा। अपने आप को वह बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही सब वहां से पार्टी पूजा भज हुआ, उसके बाद केक कटा, फिर माधव अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गया। आज माधव इतना अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था कि वह अपनी पत्नी से बात जवाब नहीं किया। उसकी पत्नी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन अब उसे सारी चीजें अपनी नजरों के सामने घूमती हुई दिखने लगी। कैसे सुबह उसकी माँ उठकर किचन में मेरे और मेरी पत्नी के लिए टिफिन बनाती है, फिर घर के सारा काम पूरा दिन करती है, और मेरी पत्नी मधु सिर्फ नौकरी पर जाती है और मेरे माता-पिता पर आर्डर देती रहती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को मैं झगड़ा करके मात्र, मधु को डाँट के मात्र नहीं रह सकता। मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा डांस में पार्टी में मधु ने बहुत एन्जॉय किया था, इसीलिए वह आराम से चैन की नींद सो रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर आया तो उसके पापा के कमरे की लाइट जल रही थी। माँ बैठी हुई थी और उनके सिर पर हाथ रखे हुए पूछ रही थी कि अभी भी बुखार उतरा कि नहीं। यह देखकर माधव किचन में गया और अदरक इलायची डालकर अपने मम्मी पापा के लिए चाय बनाया और साथ में अपने लिए भी चाय लेकर मम्मी पापा के कमरे में पहुंच गया और बोला, माँ लो तुम चाय पियो, और बाबूजी आप भी चाय पियो। माँ उठकर बोली, बेटा तुम चाय क्यों बनाए, मैं बना लेती ना। माँ डर गई थी कि यदि बहू को पता चल गया कि बेटे को चाय पीने का मन था और मैंने नहीं बनाया, तो वह मुझे खूब डांट लगाएगी, क्योंकि उस घर में माधव की माँ इतना काम कर रही थी कि वह उस घर की मालकिन है, ऐसा वह भूल ही गई थी। काम करते करते वह एक नौकरानी की तरह डर और झिझक के साथ उस घर में रह रही थी। माधव ने बोला, माँ डरो मत, चाय मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। मेरा ही मन था कि मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाऊं। फिर वह अपने पिताजी के सिर में हाथ रखते हुए बोला, बाबूजी सुबह होते ही मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। आज वह अपनी माँ के पास बैठा। माँ को बड़ा अजीब लग रहा था। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, अभी तक तुम सोए नहीं, आधी रात हो चुकी है। उसने चाय का कप टेबल में रखते हुए माँ के पीछे से दोनों शोल्डर में हाथ रखकर माँ के गले में अपना सिर रखकर बोला, माँ मैं कितना गैर जिम्मेदार इंसान हूँ। मैंने अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। आप लोगों को अपने साथ तो रखा हूँ, लेकिन कभी आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को तो मेरी पत्नी ने इस घर में नौकर और नौकरानी बनाकर रख दिया है। अपने इशारों पर नचाती है और मैं कुछ कर नहीं पाया। माँ जब आज बाबूजी वह जली हुई शॉल ओढ़कर सभा में बैठे थे, तो उनकी शॉल पीछे से सबको दिख रही थी। मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी जाकर उस शॉल को निकाल दूं, लेकिन मुझे लगा कि सभा में जितने लोगों की नजर गई है और जितनों की नहीं गई है, शॉल को हटाने से सबकी नजर और पड़ जाएगी। माँ गलती मेरी ही है। जब मधु ने कहा था कि मैं पुराना शॉल निकाल कर दे दूंगा, मैंने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। मुझे नहीं करना चाहिए था माँ। माँ मुझे माफ कर दो। अब जो बीत गया वह मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब आगे आने वाले समय में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ अब तुम्हें किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ बाबूजी का ध्यान रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वह अपने कमरे में सोने चला। सुबह के 8 बज चुके थे। जब मधु की नींद खुली तो उसे चाय मिल जाती थी, लेकिन आज उसकी सास कमरे में चाय लेकर नहीं आई, तो खुद ही वह उठकर किचन में गई कि शायद अभी सास चाय बना रही होंगी। लेकिन किचन में तो चाय का क्या, उसकी सास ही नहीं थी। तो उसने आवाज दिया, माँ जी अभी तक आप उठी नहीं क्या? कहाँ हो माँ जी? चाय नहीं बनाया, मुझे आवाज भी नहीं दिया। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो अपने सास के कमरे में पहुंच गई। देखा तो उसकी सास अभी भी कपड़े ओढ़े लेटी हुई थी। तो उसने अपने सास के कपड़े खींचते हुए बोला, माँ जी आप यहाँ कंबल ओढ़कर आराम से सो रही हो, दिख नहीं रहा 8:30 बज चुका है।
ना तो आपने मुझे जगाया और ना ही आज चाय बनाया। बहू, तुम्हारे ससुर को रात से तबीयत खराब है। मैं उन्हें बार-बार कपड़े की पट्टी सिर पर रख रही थी। इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह मेरी नींद नहीं खुल पाई। तभी माधव भी आ जाता है और बोला, क्या हुआ? क्यों सुबह-सुबह चिल्ला रही हो मधु? जाओ, तुम खुद ही चाय बना लो ना। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ उनकी देख-रेख करे कि तुम्हारे लिए चाय बना कर दे। बहू पैर पटकते हुए जब किचन में गई, तो माधव ने आवाज दिया, सबके लिए चाय बना लेना। आज माँ किचन में चाय बनाने नहीं आएगी। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। सबके लिए बहू ने चाय बनाया और दिया। फिर वह अपने कमरे में जाते हुए बोली, माँ जी, अब तो आप खाना बना दो। कितने बजे टिफिन दोगी? मैं जा रही हूँ रेडी होने। मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। तो फिर से माधव ने बोला, आज माँ टिफिन नहीं बनाएगी। यह काम तुम्हारा है। तुम टिफिन बनाओ और मुझे भी दो। मधु गुस्से से बोली, क्या बात कर रहे हो? माँ जी टिफिन नहीं बनाएगी। मुझे तैयार होने में भी 1 घंटे लग जाता है। जब मैं किचन में रह जाऊंगी तो कब ऑफिस के लिए निकलूंगी? माधव ने बोला, तो थोड़ा कम तैयार हुआ करो ना। घर का काम बहू करती है। अब माँ की उम्र हो गई है। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम तो टिफिन पर्स में रख के निकल लेती हो। इसके बाद घर में तुम्हें पता है कितना काम होता है। पूरा घर फैला होता है। पूरा दिन माँ घर के काम करती है। अब माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि वह घर गृहस्थी के इतने काम करे। अरे तुम्हारे होने का भी क्या मतलब, जब माँ को इस उम्र में भी घर गृहस्थी खुद ही संभालना है। आज गुस्से में मधु ने पराठा और सब्जी बनाया, अपने लिए लिया, अपने पति को दिया और वहीं किचन में थोड़ा छोड़कर चली गई। जब वह शाम को लौटकर आई तो उसने देखा कि घर में उसके सास ससुर नहीं थे। यहाँ तक कि घर में ताला बंद था। उसने अपने पति को तुरंत फोन लगाया और बोला कि माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो उधर से माधव ने बोला, मैं मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। दरवाजे के पास जो गमला रखा है, उसी के नीचे घर की चाबी है। जब अंदर गई मधु तो उसने देखा कि माँ बाबूजी ने जो खाना खाया था, तो अभी तक वह प्लेट भी नहीं धुले थे। किचन गंदा पड़ा था। यह सब देखकर मधु आज गुस्से से आग बबूला हो रही थी। आने दो आज, इस बुढ़िया को मैं बताती हूँ। रोज रहता था तो जब मधु ऑफिस से आती, जैसे ही वह सोफे पे बैठती तो उसके साथ चाय लेकर पहुंच जाती। फिर वह अपने कमरे में जाती, आराम से चेंज करती, आराम करती। उसके बाद शाम को खाना खाने के लिए निकल कर आ जाती। लेकिन आज तो उसे यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब शाम को माधव माता पिता के साथ घर पर आया तो आते ही मधु बरस पड़ी। ये क्या है? क्यों लेकर गए थे? चलो ठीक है, बाबूजी बीमार है, लेकिन अपने पीछे-पीछे माँ को क्यों लेकर चले गए? घर में सारा काम पड़ा हुआ है, सुबह के बर्तन पड़े हैं, मेरे लिए चाय बनाना। अरे कम से कम माँ घर पे होती, तो मेरे लिए चाय बनाकर दे देती। मैंने खुद से चाय बनाकर पिया, किचन साफ किया। ये सब नहीं चलेगा मेरे घर पर। तो माधव गुस्से में बोला, तो तुमने चाय बनाकर पिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? खुद के लिए चाय बनाया। और कौन सी ऐसी बहू है जो घर के काम नहीं करती? अच्छा, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ और घर के काम भी करूँ? फिर वह अपनी सास की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, माँ, चलो तुम अब किचन के काम करो। मैंने और जो किया तो कर दिया। अब मैं जा रही हूँ आराम करने। तुम खाना बनाओ। तो आज माधव ने बोल दिया, माँ खाना नहीं बनाएगी। आज माँ बाबूजी के साथ बैठेगी। लेकिन कल मैं घर के कामों के लिए एक बाई लगा दे रहा हूँ। मैंने बात कर लिया है। घर की साफ सफाई, बर्तन धोने का काम बाई कर दिया करेगी और सुबह शाम का खाना तुम खुद बना लिया करो। अगर इसमें भी तुमसे नहीं किया जाता मधु, तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। बेशक मैं इतना कमा सकता हूँ कि तुम्हें और अपने माता पिता को बैठाकर खिला लूंगा। तो मधु गुस्से में आ गई और पैर पटकते हुए वह किचन में गई और शाम का खाना बनाने लगी। लेकिन वह खाना देते समय किसी से बात नहीं की, चुपचाप खाना लाकर रख दी। जब पति और सास ससुर खाना खा लिए तो वह बर्तन उठाकर ले गई और पटक पटक कर बर्तन साफ कर दिया। दूसरे दिन से काम करने के लिए बाई आने लगी थी, इसीलिए
उसे थोड़ा-सा घर के कामों में राहत तो मिलती थी, लेकिन वह खाना खुद ही बनाती थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास घर के काम नहीं करती थी। वह भी घर के कामों में आधी मदद के लिए खुद ही उठकर आ जाया करती थी। लेकिन फिर भी मधु को किचन में आना पड़ रहा था। इसी कारण वह गुस्से में थी। कई दिनों तक वह मुँह फुलाकर काम करती। उसने ना तो अपने सास से बात किया और न ससुर से। यहाँ तक कि उसने हफ्तों अपने पति से भी बात नहीं किया। धीरे-धीरे दिन बीतता गया, लेकिन फिर मधु को किचन में थोड़े से काम करने की आदत हो गई और साथ में तो उसकी सास मदद किया ही करती थी। काम वाली भी थी, इसीलिए उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। फिर उसे भी धीरे-धीरे आदत हो गई और फिर घर में सब कुछ ठीक होने लगा। वह अपने सास-ससुर और माधव से भी बात करने लगी। अब उस घर में सब लोग अपने-अपने काम कर रहे थे, जैसे कि मधु अपने लिए, माँ जी अपने पति की सेवा और खुद के लिए। इसीलिए अब बूढ़े सास-ससुर के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं थी। धीरे-धीरे बाबूजी की तबीयत भी ठीक होने लगी और माँ को भी थोड़ा-सा खुशी मन से रहने का मौका मिला। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।